संघवाद क्या है? संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और क्षेत्रीय या राज्य सरकारों के बीच विभाजित और साझा किया जाता है। एक संघीय प्रणाली में केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के पास अधिकार के अपने अलग अलग क्षेत्र होते हैं और सरकार के दोनों स्तरों के पास कुछ शक्तियां होती हैं जो उनके लिए अनन्य होती हैं। शक्तियों का विभाजन आमतौर पर एक संविधान में उल्लिखित होता है जो केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच रूपरेखा और संबंध स्थापित करता है। एक संघीय प्रणाली में केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामलों के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि रक्षा, विदेशी मामले और मुद्रा। इसमें निर्णय लेने की शक्ति है जो पूरे देश को प्रभावित करती है और सभी क्षेत्रों में समान रूप से कानूनों को लागू करती है। दूसरी ओर, क्षेत्रीय या राज्य सरकारों के पास उन मुद्दों पर अधिकार है जो अधिक स्थानीयकृत हैं, जैसे शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवहन और स्थानीय नियम। संघवाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक ये है कि केंद्र और क्षेत्रीय दोनों सरकारें अपनी शक्तियों को सीधे संविधान से प्राप्त करती हैं। उनके पास अपने अलग संस्थान हैं, जैसे कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाएं, जो अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। शक्तियों का ये पृथक्करण शक्ति के संतुलन को सुनिश्चित करने और एक इकाई में प्राधिकरण की एकाग्रता को रोकने में मदद करता है। संघवाद क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर स्वायत्तता और स्वशासन की एक डिग्री की अनुमति देता है, जबकि अभी भी एक एकीकृत देश को बनाए रखता है। ये एक राष्ट्र के भीतर विभिन्न क्षेत्रों की विविध आवश्यकताओं और वरीयताओं को संबोधित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, जिससे स्थानीय परिस्थितियों के लिए लचीलापन और अनुकूलन की अनुमति मिलती है। संविधान में स्थापित शक्तियों की विशिष्ट संरचना और वितरण के आधार पर संघीय प्रणालियां केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण की अपनी डिग्री में भिन्न हो सकती हैं। भारत को एक संघीय देश क्या बनाता है? भारत को अपनी राजनीतिक प्रणाली की कई प्रमुख विशेषताओं के कारण एक संघीय देश माना जाता है। यहाँ कुछ कारक दिए गए हैं जो भारत की संघीय प्रकृति में योगदान करते हैं। 1. शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को चित्रित करता है। संविधान एक संघ सूची को निर्दिष्ट करता है, जिसमें ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, एक राज्य सूची जिसमें ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, और एक समवर्ती सूची जिसमें ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। 2. दोहरी राजनीति। भारत में एक दोहरी राजनीति प्रणाली है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्र सरकार और क्षेत्रीय स्तर पर व्यक्तिगत राज्य सरकारें हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी निर्वाचित सरकार और विधायिका होती है, जिसके पास राज्य सूची में निर्दिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। 3. स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो संविधान की व्याख्या और उसे बनाए रखती है। न्यायपालिका केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को हल करने में एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। ये सुनिश्चित करती है कि सरकार के दोनों स्तर संविधान में उल्लिखित अपनी संबंधित शक्तियों का पालन करें। 4. लिखित संविधान। भारत में एक लिखित संविधान है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के वितरण को रेखांकित करता है। संविधान एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो सरकार के दो स्तरों के बीच संबंधों को परिभाषित करता है और देश की मूल संरचना स्थापित करता है। 5. संविधान की कठोरता। भारतीय संविधान को संघीय ढांचे में किसी भी बदलाव के लिए औपचारिक संशोधन की आवश्यकता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में संघीय चरित्र पर जोर देते हुए केंद्र सरकार और निर्दिष्ट संख्या में राज्य सरकारों दोनों की भागीदारी शामिल है। 6. वित्तीय व्यवस्था।
भारत राजकोषीय संघवाद की एक प्रणाली का पालन करता है जहां केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के पास कर लगाने और एकत्र करने की शक्ति है। इसके अतिरिक्त राजस्व साझाकरण और अनुदान जैसे तंत्र के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के प्रावधान हैं। जबकि भारत को एक संघीय देश माना जाता है, ये ध्यान देने योग्य है कि समय के साथ केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की डिग्री विकसित हुई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्ति संतुलन संवैधानिक संशोधनों और अदालती व्याख्याओं के माध्यम से स्थानांतरित हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप अर्धसंघवाद के कुछ पहलू सामने आए हैं। फिर भी भारत की राजनीतिक संरचना महत्वपूर्ण संघीय विशेषताओं को बरकरार रखती है। संघवाद का अभ्यास कैसे किया जाता है? संघवाद का अभ्यास विभिन्न तंत्रों और प्रथाओं के माध्यम से किया जाता है जो शक्तियों के विभाजन और केंद्रीय और क्षेत्रीय दोनों सरकारों के कामकाज को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। यहाँ कुछ सामान्य तरीके दिए गए हैं जिनमें संघवाद का अभ्यास किया जाता है। 1. विधायी शक्तियों का वितरण। एक संघीय प्रणाली में विधायी शक्तियों को केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच वितरित किया जाता है। संविधान उन विषयों को परिभाषित करता है जिन पर सरकार का प्रत्येक स्तर कानून बना सकता है। केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय मुद्दों पर अधिकार है, जबकि क्षेत्रीय सरकारों के पास स्थानीय या क्षेत्रीय मामलों पर अधिकार है। 2. अंतर सरकारी संबंध। संघवाद केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच सहयोग और समन्वय पर निर्भर करता है। सरकार के दो स्तरों के बीच संचार, बातचीत और निर्णय लेने की सुविधा के लिए अंतर सरकारी संबंध तंत्र स्थापित किए गए हैं। इन तंत्रों में नियमित बैठकें, संयुक्त समितियां और मंच शामिल हो सकते हैं जहां सरकार के दोनों स्तरों के प्रतिनिधि आम हित के मुद्दों पर चर्चा करने और हल करने के लिए एक साथ आते हैं। 3. राजकोषीय संघवाद। वित्त संघीय प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय व्यवस्था की जाती है। इसमें राजस्व साझाकरण तंत्र, अनुदान और केंद्र सरकार से क्षेत्रीय सरकारों को उनके कार्यों और जिम्मेदारियों का समर्थन करने के लिए धन का हस्तांतरण शामिल हो सकता है। 4. एक मध्यस्थ के रूप में न्यायपालिका। न्यायपालिका संघीय प्रणालियों में एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है, संविधान की व्याख्या करती है और केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों के बीच विवादों को हल करती है। अदालतों को ये निर्धारित करने का अधिकार है कि क्या सरकार के किसी भी स्तर पर कार्रवाई उनकी संवैधानिक शक्तियों के भीतर है और किसी भी असंवैधानिक कानूनों या कार्यों को रद्द कर सकती है। 5. शक्तियों का पृथक्करण। संघीय प्रणालियां अक्सर शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का पालन करती हैं, जहां सरकार की कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाएं एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। ये सिस्टम के भीतर नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करने में मदद करता है और एक इकाई में शक्ति की एकाग्रता को रोकता है। 6. सर्वोच्च कानून के रूप में संविधान। संघीय प्रणालियों में संविधान देश के सर्वोच्च कानून के रूप में कार्य करता है। नियादी ढांचे को स्थापित करता है, केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है, और यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। संविधान उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिनके भीतर सरकार के दोनों स्तर संचालित होते हैं। 7. स्थानीय स्वायत्तता। संघीय प्रणालियों में क्षेत्रीय सरकारों को अक्सर अपने संबंधित क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले मामलों पर निर्णय लेने के लिए स्वायत्तता की डिग्री होती है। ये स्थानीय आवश्यकताओं और वरीयताओं के लिए लचीलेपन और जवाबदेही की अनुमति देता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संघवाद का अभ्यास विभिन्न देशों और संदर्भों में भिन्न हो सकता है। विशिष्ट तंत्र और प्रथाएं प्रत्येक संघीय प्रणाली की विशेष संरचना और डिजाइन के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Political knowledge 8470.